नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं सेकंड चैप्टर का नया वीडियो लेकर आपके सामने आया हूँ। अब इसमें 2 नंबर के क्वेश्चन है जो सेक्शन सी में पूछे जाते हैं। वो थोड़े विधान टाइप के क्वेश्चन होते हैं। इसमें मिनिमम आपको 5-6 लाइन लिखनी होती है बोर्ड में। तो पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय के निर्देशकों की मर्यादाएं बताइए। देखो, देश के आर्थिक विकास को मापने के 4 निर्देशक, वो तो आपको मालूम है, आगे बताया मैंने बार बार कि राष्ट्रीय में वृद्धि, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, जीवन की भौतिक गुणवत्ता के अंक में सुधार और मानव विकास अंक में सुधार। अब राष्ट्रीय आय के मापदंड के अनुसार मापते हैं तो इसके प्लस पॉइंट तो है, लेकिन उसके माइनस पॉइंट भी है, यानी कि उसकी मर्यादाएं भी है। तो पहली मर्यादा क्या है? तो पहली मर्यादा है, देश की जनसंख्या को ध्यान में नहीं लिए। जब राष्ट्र की आय को गिना जाता है तो जनसंख्या का कोई लेना देना नहीं होता है। वर्ष के दरमियान कितनी इनकम हुई उसी को ध्यान में रखा जाता है, पर जनसंख्या को भी ध्यान में रखना चाहिए। अगर मानो कि इनकम गिनी लेकिन इससे पब्लिक इससे ज़्यादा बढ़ रही हो तो ऐसी राष्ट्रीय आय का मतलब क्या है? जैसे आपका घर है तो आपके घर में इनकम बढ़ी, पर अगर खाने वालों की संख्या बढ़ जाए तो क्या मतलब? इसलिए राष्ट्रीय आय की गणना में खाली आय को ध्यान में नहीं रखना चाहिए, जनसंख्या को भी ध्यान में रखना चाहिए कि भाई कितनी जनसंख्या और कितनी आय, वो ध्यान में रखकर फिर गिनो। पर राष्ट्रीय आय की गणना में माइनस पॉइंट ये है कि जनसंख्या को ध्यान में रखा जाता नहीं है। दूसरा पॉइंट है, राष्ट्रीय आय की गणना करने की अलग अलग पद्धतियों का उपयोग, जैसे कि उत्पादन, खर्च और आय। देखिए, अपने 11th में पढ़ चुके हैं कि भाई कोई भी देश में राष्ट्रीय आय की गणना करने की 3 पद्धति है, उत्पादन पद्धति, खर्च पद्धति और आय पद्धति। ये 3 पद्धति है। तो दुनिया के कुछ देश क्या करते हैं, उत्पादन पद्धति का उपयोग करते हैं, कोई खर्च पद्धति से राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं, तो कोई आय पद्धति से। अब प्रश्न ये होता है कि अगर तीनों से करते हैं अलग अलग लोग तो उसका जो आंकड़े होते हैं वो भी अलग अलग थोड़े से मिलते हैं। इसीलिए राष्ट्रीय आय की गणना करने में एक ही मेथड का उपयोग हो, या तो उत्पादन पद्धति का उपयोग हो, या तो खर्च पद्धति का, या तो आय पद्धति का, तो वो राष्ट्रीय आय सही है। लेकिन सब अलग अलग मेथड से गिनती करेंगे तो बात अलग हो जाती है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आय की सही गणना में कठिनाई है। जैसे कि अपने राष्ट्र की इनकम गिनने बैठते हैं तो स्व उपयोग की वस्तुएं, हमने स्वयं जो वस्तुओं का उपयोग किया है उसका तो कोई हिसाब ही नहीं होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे अपने घर में पौधा लगाया और पौधे में से मान लीजिए कि कोई सब्जी आई, फल आया, अब वो इनकम जो है वो आय का कोई लेना देना ही नहीं है। अगर आपने सब्जी मंडी से सब्जी खरीदी तो आपने पैसे चुकाया तो वो गिनती में लिया जाएगा, लेकिन आपने स्वयं कोई वस्तु का उत्पादन किया या तो स्वयं वस्तु बनाई और उपयोग किया, आपने स्वयं कपड़े का इस्त्री की, तो उसका तो कोई आय में समावेश ही नहीं होता है। कर चोरी, कुछ लोग क्या होते हैं कि भाई गवर्नमेंट को क्या होता है, जितना टैक्स भरा जाता है उसके हिसाब से गवर्नमेंट को पता चलता है कि ये व्यक्ति की इनकम कितनी है, पर कुछ लोग टैक्स की चोरी करते हैं तो उनकी वास्तविक इनकम कितनी है वो पता नहीं चलता है। गैरकानूनी धन, कुछ लोग गलत मार्गों से जो धन प्राप्त करते हैं, जो भ्रष्टाचार करके, अब वो आय को तो बता ही नहीं जाती है, तो वो कैसे पता चलेगा? दूसरा है बदला पद्धति, यानी आपसे मैंने वस्तु ली, मैंने वस्तु दूसरे को दी, तो वो भी गणना में नहीं लिया जाता है। निरक्षरता, कुछ लोग जो अनपढ़ होते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते हैं, अब वो लोग जो होते हैं उनका तो बैंक में कोई अकाउंट नहीं होता है, या वो कोई टैक्स नहीं होती है, उनकी रिटर्न फाइल भी नहीं होती है, तो ये सब राष्ट्रीय आय में उनकी आय का समावेश नहीं होता है। तो ये राष्ट्रीय आय की गणना करने की पद्धति के माइनस पॉइंट है। उसी तरह प्रति व्यक्ति आय के निर्देशक, दूसरा जो है देश के आर्थिक विकास को मापने का जो निर्देशक है वो प्रति व्यक्ति आय, उसके भी माइनस पॉइंट है। प्रति व्यक्ति आय जानने के लिए राष्ट्रीय आय को जनसंख्या से भाग देने से प्रति व्यक्ति आय मिलती है, पर बात यह है कि भाई राष्ट्रीय आय की गणना प्रति वर्ष होती है जबकि जनगणना 10 सालों के अंदर होती है। तो यहाँ प्रश्न ये उपस्थित होता है कि अगर मान लीजिए कि भाई अंतिम जनगणना 2011 में हुई, अब 2011 में जनगणना हुई थी, अब 2019 में या 2020 में राष्ट्रीय आय की गणना प्रति व्यक्ति आय निकालनी हो तो 2020 में तो जनगणना हुई ही नहीं है, तो प्रति व्यक्ति आय कैसे निकालेंगे? बात आ रही है समझ में कि भाई हर साल राष्ट्रीय आय की गणना होती हो और हर साल अगर जनगणना होती हो तो बराबर है। राष्ट्रीय आय हर साल होती है गणना,
और जनगणना होती है 10 सालों में, तो 2020 में तो जनगणना हुई नहीं है, तो प्रति व्यक्ति आय निकालनी हो तो कैसे निकालोगे? तो ये लोग क्या करते हैं, वो 2020 की अनुमानित जनसंख्या लगाते हैं, राष्ट्रीय आय को अनुमानित जनसंख्या से भाग देते हैं, तो ये प्रति व्यक्ति आय निकाली जाती है। तो ये तो बात गलत ही है, तो ये इसका माइनस पॉइंट है। दूसरी बात है, प्रति व्यक्ति आय को स्थिर भाव या आधार पर गिनना या चालू भाव पे गिनना, आधार पर गिनना, ये निश्चित करना मुश्किल है, जिससे सही स्थिति जानकारी प्राप्त नहीं होती है। यह प्रश्न दूसरा ये उपस्थित होता है कि फिर राष्ट्रीय आय की गणना स्थिर भाव पर गिनना या तो चालू भाव। स्थिर भाव और चालू भाव का मतलब क्या होता है? स्थिर भाव यानी आधार वर्ष, आधार वर्ष यानी कि ऐसा वर्ष कि जिसमें राष्ट्रीय आय ज़्यादा बड़ी भी ना हो और घटी भी ना हो, उसे आधार वर्ष कहा जाता है। और चालू भाव का मतलब होता है वर्तमान कीमतें। जैसे वर्तमान में सोने की कीमत 57,000 है, तो ये चालू भाव हुआ, पर नॉर्मल दिनों में सोने का भाव 40,000 से 45,000 था, तो ये क्या हुआ? स्थिर भाव हुआ। तो जब यानी प्रति व्यक्ति आय की गणना करते तो प्रश्न ये उपस्थित होता है कि स्थिर भाव पे गिनना या चालू भाव पे गिनना। इसलिए ये मर्यादाओं के कारण प्रति व्यक्ति आय भी आर्थिक विकास को मापने के लिए सही मापदंड नहीं है, ऐसा कह सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सेक्शन सी के 2 क्वेश्चन चलाए। धन्यवाद। नया वीडियो लेकर फिर से आपके सामने उपस्थित हो जाऊँगा।